नमस्कार दोस्तों, मैं जीएन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं अध्याय 4 परमाणु की संरचना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न जो मैंने लिया हुआ है उसमें आप देख लेंगे 15 नंबर लिखा होगा, प्रश्न नंबर 15, क्योंकि इसके पहले के जो भी अध्याय हमने किए हुए हैं उनमें 1 से लेकर 14 तक हम कर चुके हैं। तो 15वां प्रश्न जो है वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो देखें, दो हमने जो है यहाँ पर गुण लिए हुए हैं कि वे कहाँ पर पाए जाते हैं एक परमाणु में, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन पर कितना आवेश होता है। अब आप देखेंगे कि आपको हो सकता है कुछ किताबों में या गाइड वगैरह में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश कितने होते हैं संख्या में, इनका द्रव्यमान कितना होता है, यह भी दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि आपकी किताब में ये चीज़ नहीं है, इस वजह से मैंने इसको उत्तर में नहीं लिया है। हम जो है जितना हो सके उत्तर को सरल करके ही समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं हैं, इसलिए मैंने इन्हें अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले मैंने लिखे हैं 2 पॉइंट। पहला है इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु का जो आकार होता है, किसी भी तत्व के परमाणु का जो आकार होता है उसमें नाभिक सबसे बीच में होता है और उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जो कि आप देखेंगे किताब में बोहर का जो मॉडल है कुछ वैसा ही होता है परमाणु का मॉडल। फिर दूसरा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का पहला है कि प्रोटॉन जो है नाभिक में उपस्थित होता है, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना, वैसे प्रोटॉन चक्कर नहीं लगाता। प्रोटॉन केवल जो उस परमाणु का नाभिक है उसके अंदर उपस्थित होता है। फिर दूसरा है कि प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है। तीसरा आप देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के ही जैसे परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तथा दूसरा न्यूट्रॉन उदासीन कण है जिस पर आवेश शून्य होता है। मतलब जो न्यूट्रॉन है वह कोई आवेश नहीं रखता, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः ऋण और धन आवेश रखते हैं, उसी प्रकार से जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता। तो यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कुछ महत्वपूर्ण गुणों की तुलनाएं थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। जे टॉमसन के बारे में आप पढ़ेंगे, पहला ही परमाणु मॉडल जो आपको पढ़ने मिलेगा वो इन्हीं का है। और इन्होंने जो है एक केक में मेवे जो भरे हुए रहते हैं उससे तुलना की थी परमाणु के मॉडल की, जिसमें उन्होंने वो जो केक था उसको एक धनावेशित के रूप में माना है और जो मेवे उसमें पड़े हुए हैं सूखे मेवे उनको इलेक्ट्रॉन के रूप में माना है। तो क्या सीमाएं हैं या क्या कमियां हैं भी बोल सकते हैं इसको हम। तो देखिएगा, टॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा धनावेशित एवं ऋणावेशित कणों को समझा दिया गया, उनकी स्थिति को समझा दिया गया, किंतु इसके द्वारा अन्य प्रयोगों की व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए क्या हुआ, टॉमसन ने सारी चीज़ें बता दी कि धनावेशित स्थान कहाँ है, ऋणावेशित कण कहाँ है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वास्तव में ये जो ऋणावेशित और धनावेशित स्थान या कण हैं ये हैं किधर। मतलब अगर कोई और वैज्ञानिक जो इनके बाद हुए उन्होंने जो चीज़ें बताई उसकी व्याख्या इनके मॉडल द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, तुलना ही नहीं की जा सकती, इतना अलग मॉडल था इनका। तो इसे आप चैप्टर में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं या कमियां हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार वर्तुलाकार मार्ग में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। मतलब रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल बनाया जैसे कि टॉमसन ने बनाया था, लेकिन इनका मॉडल थोड़ा सा अलग था। इनके हिसाब से
अगर इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो वह स्थायी नहीं है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन घूमते हुए अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा। अब इनके हिसाब से, अब क्योंकि वो स्थायी नहीं है, इसका मतलब कि उसकी जो ऊर्जा है वह विकिरित हो रही है। विकिरित से मतलब है क्षय हो रहा है उसका। और अगर ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी कक्षा छोड़कर नाभिक से टकरा जाता है। और अगर वह नाभिक से टकराएगा तो नाभिक के अंदर क्या है, धनावेश और मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसे में होगा क्या कि जो परमाणु है वो पूरी तरह से अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में चला जाएगा। तो इस वजह से जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। किंतु इन्होंने ही बताया था कि जो परमाणु है वो स्थायी होता है, या इन्होंने नहीं बताया होगा। तो जो हमारे अभी की जो अध्ययन है वो ये कहते हैं कि जो परमाणु है वह स्थायी होता है। स्थायी का मतलब है उदासीन होता है। तो इस वजह से जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वह गलत साबित हो गया, या कहना चाहिए काफ़ी चीज़ों को वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो ये जो है इसकी कमियां हैं या सीमाएं हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप देखेंगे परमाणु संख्या जो है काफ़ी सरल है ये इनके उत्तर। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। या पहले भी पढ़ चुके हो शायद कि कोई परमाणु के हमने अभी देखा कि प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित रहते हैं। अब ये प्रोटॉन्स कितने हैं, केवल प्रोटॉनों की बात कर रहे हैं कि अगर प्रोटॉनों की संख्या हमें पता चल जाती है तो केवल प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे, कार्बन तत्व के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, अतः इसकी परमाणु संख्या 6 होगी। फिर अगली द्रव्यमान संख्या। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, है ना। तो जब हम प्रोटॉन लेते हैं तो परमाणु संख्या, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को लेते हैं, क्योंकि दोनों ही उपस्थित हैं नाभिक में, तो जब हम दोनों की संख्या को लेते हैं तो दोनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसे जो है हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन तत्व के नाभिक में, उदाहरण है इसका, कार्बन तत्व के नाभिक में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं, अतः इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होगी। तो यह उत्तर था जो कि काफ़ी सरल था। फिर अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से, जो मुझे लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वह है कि समस्थानिक को उदाहरण सहित समझाइए तथा 2 उपयोग लिखिए। देखिए पहले हम लिखते हैं समस्थानिक की परिभाषा। एक ही तत्व के वे परमाणु। देखिए समस्थानिक में तत्व एक ही होगा, तत्व अलग अलग नहीं होंगे। जबकि आप एक और टॉपिक है संभारिक, उसमें देखेंगे तो तत्व अलग अलग होंगे, वो भी आप पढ़ना चाहे तो समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, अब भी देखिए हमने इसके ऊपर वाले प्रश्न में, तो अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु संख्या समान है तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम। और प्रोटियम की जो परमाणु संख्या होती है वह तो 1 होती है, लेकिन और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसके जो 3 समस्थानिक हैं उनमें बदल जाती है। अब कैसे, तो देखिए, तो पहला जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का वह है प्रोटियम, जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही 1-1 होती हैं। किंतु जो दूसरा है ड्यूटेरियम, यहाँ पर नाम से थोड़ा आपको समझना है, ड्यू मतलब दो। तो ड्यूटेरियम में जो परमाणु संख्या है वह तो 1 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाती है। फिर तीसरा आप देखेंगे ट्राइटियम, नाम से ही समझ रहे हैं, ट्राई मतलब 3। तो अगर इसकी परमाणु संख्या 1 है तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वह 3 हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो 3 है ये अलग अलग द्रव्यमान संख्या रखते हैं, इसलिए ये तीनों समस्थानिक हैं और ये तीनों ही हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं।
फिर समस्थानिकों के उपयोग। हाइड्रोजन के अलावा और भी समस्थानिक हैं, और भी तत्वों के समस्थानिक हैं जिनके उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। जैसे कि पहला मैंने उदाहरण लिया है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के बारे में आपने सुना होगा कि एक रेडियोधर्मी तत्व है ये। यूरेनियम के अलावा और भी रेडियोधर्मी तत्व हैं, तो इसका जो उपयोग हम करते हैं या हम नहीं करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, परमाणु भट्टियाँ जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर यूरेनियम की छड़ जो होती है उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक उपयोग होता है। कैंसर जो बीमारी है जिसको हम बहुत लाइलाज खतरनाक बीमारी मानते हैं, उसके उपचार में उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग होता है। ऐसे ही तीसरा जो है आप देखेंगे बुक में मिल जाएगा आपको, मैं बता देता हूँ। जो घेंघा रोग होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉइटर, गला बड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा, तो वो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो थे ये समस्थानिक और उदाहरण और इसके उपयोग, तो ये इस चैप्टर से 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद हम चैप्टर 5 लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।